सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम लोग उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और लगातार आप लोगों के सामने मैं सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र की 20 वीडियो लेकर के आ चुका हूं दोस्तों। और कई बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि सर CDP की भी क्लासेस चलाइएगा। तो इससे पूर्व भी पिछले साल भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ CDP पे डाली थी, यानी कि बाल मनोविज्ञान के ऊपर डाली हुई थी। इस बार भी मैं एक प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने की, जो कि आपको उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में देखने को मिलेंगे, या फिर जिससे आप लोगों का एक मनोबल बढ़ जाएगा और वहां पर जो भी आप क्वेश्चनों को करेंगे तो वो आप लोगों के सटीक और सही होने की पूरी संभावना रहेगी। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत दोस्तों जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में, उनका संकलन मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। आप लोग चाहें तो पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं मेरे चैनल पेज पर जा करके। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन भी मिल जाएगा दोस्तों। तो करते हैं आज की वीडियो प्रारंभ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि मंद बुद्धि के बालकों को शिक्षा दी जाती है। मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं जिनका लगभग 80 या ये कह सकते हैं कि 75 से IQ जिनका कम होता है उनको मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। तो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनको शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, खोज विधि, व्याख्यान विधि या मोंटेसरी विधि। तो आपने बहुत सारी विधियाँ पढ़ी होंगी दोस्तों चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो मंद बुद्धि के जो बालक को शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है प्रदर्शन विधि के द्वारा। प्रदर्शन विधि में क्या होता है कि इसमें जो टीचर होगा वो अधिक से अधिक चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, इस तरीके के जो टीचिंग एड्स होते हैं यानी कि TLM होते हैं उनका प्रयोग करके मंदबुद्धि बालक को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो मंदबुद्धि बालक को जो शिक्षा दी जाती है वो हमेशा प्रदर्शन विधि के द्वारा दी जाती है। और प्रदर्शन विधि के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि जिन्होंने प्रदर्शन विधि का प्रतिपादन किया था वो थे आपके जॉन डीवी दोस्तों। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जॉन डीवी महाराज जी जो थे ये इनको प्रदर्शन विधि, ठीक है, को देने का श्रेय है, ठीक है। तो प्रदर्शन विधि से मंदबुद्धि के बालकों को शिक्षा देने में बहुत ही आसानी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। किसका मत है? तो लगभग जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं दोस्तों जिनका IQ लेवल लगभग 140 से ऊपर होता है उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। किसका मत है? तो यहाँ पर है विनय साइमन, JP गिलफोर्ड, VF स्किनर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों VF स्किनर जो थे उन्होंने आपका क्या किया था, उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों को सबसे अधिक बुद्धिमान माना था दोस्तों, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चों को सबसे अधिक बुद्धिमान किसने माना था? तो आप याद करेंगे VF स्किनर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया था? यहाँ पर है पेवलून, पियाजे, स्किनर या कोहलवर्ग। तो याद रखिएगा दोस्तों बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यानी कि जो वो अपना भौतिक क्षेत्र या फिर अपना पर्यावरण जो देखते हैं उसी के आधार पर वो क्या अपनी समझ को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ये जो परिभाषा दी थी ये दी थी आपकी जीन पियाजे ने दोस्तों, ठीक है। जीन पियाजे के ये संवेगात्मक विकास का जो सिद्धांत था दोस्तों जिसमें उन्होंने 4 चरण दिए थे, ठीक है। जीन पियाजे ने ही कहा था कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यानी कि जो वो देख रहे हैं अपने वातावरण पर उसी से वो अपने ज्ञान को बरकरार करते हैं, यानी कि अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं या फिर अपने ज्ञान को पुष्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये जीन पियाजे का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। आपको पता है कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है 0 से 2 वर्ष, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 से
आपका 2 वर्ष से, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। उसके बाद 7 से 11 वर्ष तक दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक है। और 11 से ऊपर यानी कि 15-16 साल तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था पहली होती है, संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा दोस्तों पहले से ही, ठीक है। और अगर नहीं है तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यानी कि जो अपने सामने देखते हैं, यानी कि मूर्त चीज़ को देखते हैं, उसी से उनका क्या होता है, उनकी सोच जो जाती है वो एक सोच बनती है उनके अपना, उनका ज्ञान एक पुष्ट होता है किसी चीज़ को देखने से, ठीक है। तो जो मूर्त अवस्थीय ज्ञान होता है वो किस अवस्था में होता है, ठीक है। तो मूर्त चिंतन आपका किस अवस्था में होगा, 7 से 11 वर्ष। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला ही है 7 से 12 वर्ष, ठीक है। ये बेसिकली 11 वर्ष होता है, ठीक है। तो 7 से 11 वर्ष तक जो होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहते हैं। और इसमें बच्चा अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से सोचता है और सीखता है दोस्तों, यानी कि वो जो देखता है उसी के आधार पर सीखता है और उसी के आधार पर सोच भी अपनी तैयार करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक की जो स्थिति है वो 7 से 11 है, पूर्व संक्रियात्मक 2 वर्ष से 7 वर्ष का होता है, और अमूर्त संक्रियात्मक आपका 11 वर्ष से ऊपर होता है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो ये चीज़ आप लोगों को बता दिया है मैंने। तो बच्चा कैसे सीखता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु, तो 0 से 2 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था, यानी या फिर इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। यानी कि अपने इंद्रियों के आधार पर, यानी कि अपने हाथ को चलाकर, अपने मुंह को चलाकर, ठीक है, पाँव को चला करके इनसे सीखता है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था होगी वो होगी संवेदी गामक अवस्था, और उन्हीं से संवेदी अपने अंगों के द्वारा जो सीखता है। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नई अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, क्योंकि 0 से 2 वर्ष वाली जो अवस्था ही है उसका नाम ही इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था है। तो इंद्रियों के प्रयोग से ही बच्चा 0 से 2 वर्ष तक सीखता है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है दोस्तों छिपी हुई वस्तुओं को खोजना, ठीक है। छिपी हुई वस्तुओं को खोजने को ही वस्तु स्थायित्व कहते हैं। और वस्तु स्थायित्व का गुण पियाजे के अनुसार बच्चे में कब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर है पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, संवेदी प्रेरक चरण में, या पूर्व संक्रियात्मक चरण में। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो 0 से 2 वर्ष के बीच में बच्चे में आ जाता है, लगभग 5-6 महीने के बाद, और 2 वर्ष तक रहता है ये, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो 0 से जो 2 वर्ष की जो आयु समय होता है उसे संवेदी प्रेरक चरण या फिर संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु स्थायित्व का गुण संवेदी प्रेरक चरण में, जो कि 0 से 2 वर्ष के बीच का होता है, उस समय प्रदर्शित करता है बच्चा। और कई बार पूछ लिया जाता है कि वस्तु स्थायित्व कब होता है, तो आप बोलोगे संवेदी गामक अवस्था में या फिर 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चों में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है। निगमनात्मक का मतलब होता है दोस्तों कि नियम के आधार पर वो एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। निगम यानी कि नियमों को लगा करके वो व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना यानी कि कल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू हो जाती है। यानी कि मूर्त से अब ऊपर उठ गया है, ठीक है। यानी कि वस्तु सामने नहीं है, फिर भी उसके बारे में वह सोच कर यानी कि कल्पना करके अपनी सोच को डेवलप करता है। तो वो होता है दोस्तों आपका 11 वर्ष से ऊपर, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। कब होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होने लग जाती है उसमें, और वैज्ञानिक सोच
किस अवस्था में उभरनी शुरू होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बच्चे में वैज्ञानिक सोच उभरना या फिर परिकल्पना आधारित सोच किस अवस्था में होती है, तो आप बोलोगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। माफी चाहूँगा, अमूर्त का मतलब होता है जब सामने कोई वस्तु नहीं होती है। माफी चाहूँगा, यहाँ पर आप मूर्त मत समझिएगा। वैज्ञानिक सोच उभरना और बच्चे की जो परिकल्पना आधारित सोच होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच में होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो आपकी दोस्तों 7 से 11 वर्ष की होती है, जिसमें कि बच्चा सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता है, उसके आधार पर सोच कर ही अपनी सोच को विकसित करता है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये मूर्त और अमूर्त क्लियर समझ में आ गया होगा। और कई बार यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है, तो याद रखिएगा मूर्त का मतलब जो आपके सामने है और अमूर्त का मतलब जिसको हम परिकल्पना के आधार पर सोचते हैं। तो परिकल्पना बच्चे में अमूर्त संक्रियात्मक में ही आएगी, इसका मतलब है कि वैज्ञानिक सोच भी अमूर्त संक्रियात्मक में आएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक ने देखा कि उसकी कक्षा का 11 वर्ष का छात्र विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है। ठीक है, 11 वर्ष का कोई छात्र है, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज को भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है, परंतु उससे उत्पत्ति एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है, कुछ समझने में कठिनाई हो रही है। जीन पियाजे की ज्ञानात्मक परिकल्पना के अनुसार छात्र डैश में है, यानी कि वो चतुर्भुज को वर्गीकृत कर पा रहा है वर्गों में, लेकिन उसको यह समझने में दिक्कत आ रही है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। इस चीज़ को वो अपनी सोच डेवलप नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो इस चीज़ की परिकल्पना नहीं कर पा रहा है। और परिकल्पना नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसे अभी भी मूर्त वस्तुओं की आवश्यकता हो रही है, जो जिस चीज़ को वो सामने देखे। क्योंकि चतुर्भुज को वो देख रहा है, इसलिए उसको वर्गों में विभाजित कर पा रहा है, लेकिन उसके चारों कोणों का योग 360 होगा, ये परिकल्पना वो नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये परिकल्पना कर लेता वो, तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता, लेकिन नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स वो कहाँ है, अभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उसकी जो एज लिमिट है वो 7 से 11 वाली, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बीच ही चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहेंगे। ठीक है, तो एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे क्या कहेंगे। यहाँ पर है व्यवहारवाद, रचनावाद, मानववाद या जीववाद। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर गुड़िया है आपकी निर्जीव, उस पर क्या पहनाए जा रहे हैं, कपड़े पहनाए जा रहे हैं, यानी कि निर्जीव को सजीव माना जा रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ क्या चीज़ आ जाएगी, जीववाद आ जाएगी, यानी कि निर्जीवों में भी जीवन देखना क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है। और ये बच्चों में ज़्यादातर होता है दोस्तों। तो गुड़िया को कपड़े बदलती है हर दिन, तो ये उसका ये दिखाता है, जीववाद को दिखाता है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग माइंड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है, तो अल्बर्ट बंडूरा, लिव वाइगोत्स्की, B.F. स्किनर या जीन पियाजे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत जो दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जो विकास का जो सिद्धांत दिया था, वो दिया था आपका लिव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, याद रखें। और लिव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है कि कोई भी जो बच्चा है वो उसके जो संज्ञानात्मक विकास उसके समाज से जुड़ा होता है, यानी कि वो अपने समाज से सीख करके ही उसके संज्ञानात्मक विकास होता है। तो लिव वाइगोत्स्की, याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया था, तो लिव वाइगोत्स्की ने दिया था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको एग्जैक्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ईगो लिबिडो का अर्थ है, तो ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है, यहाँ पर है आत्मप्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि या ईगो सिंटोनिक। तो ईगो लिबिडो का जो अर्थ है दोस्तों, ठीक है, वो है आपका आत्मप्रेम। क्या है, आत्मप्रेम। आत्मप्रेम को ही क्या कहा जाता है, ईगो लिबिडो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन की भी बात की है, J.B. वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, टाइडमैन ने या फ्रायड ने। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने कहा था दोस्तों ये कि चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन पर भी ध्यान केंद्रित
करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो सिगमंड फ्राइड का है ये, ठीक है। सिगमंड फ्राइड का आपको पता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था दोस्तों, ठीक है। तो उसमें ही उन्होंने चेतन और अचेतन मन की बात भी की थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है? निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत या उपयुक्त सभी। तो संकुचित अर्थ में, संकुचित का मतलब छोटे अर्थ में, शिक्षा के छोटे अर्थ में शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है? तो निश्चित स्थान पर दी जाती है दोस्तों। जबकि शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है प्रत्येक समय व स्थान पर, जीवन पर्यंत, ठीक है। जीवन पर्यंत हमेशा शिक्षा दी जाती है और प्रत्येक समय व स्थान पर क्या मिलती है? शिक्षा प्रदान की जाती है। ये शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ हो जाएगा। लेकिन संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है तो एक निश्चित स्थान पर, क्या एक निश्चित स्थान पर ही शिक्षा प्रदान की जाती है। ये एक निश्चित स्थान पर दी जाती है, ये एक संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान करने वाली बात हो गई दोस्तों, ठीक है। जबकि व्यापक अर्थ में क्या होता है कि प्रत्येक समय शिक्षा दी जाती है, प्रत्येक स्थान पर शिक्षा दी जाती है और जीवन पर्यंत शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पर संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ करके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? सामाजिकता का, नैतिकता का, व्यावसायिकता का, भौतिकता का। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो खेलों के माध्यम से जो बालक में सबसे बड़ा गुण जो विकसित होता है वो होता है आपका सामाजिकता का गुण, ठीक है। सामाजिकता का गुण उसके अंतर्गत आता है। वो क्योंकि खेलों के अपने नियम होते हैं और समाज के भी अपने नियम होते हैं। तो जैसे नियम खेलों में लगाए जाते हैं वैसे समाज में भी वो फॉलो करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो खेलों के माध्यम से बालक में सामाजिकता का गुण विकसित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण और धनात्मक स्थानांतरण। देखिए दोस्तों, अधिगम में सीखने में यानी कि ये कह सकते हैं हम कि स्थानांतरण होता है, अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, ठीक है। शून्य स्थानांतरण होता है उसमें, एक क्षैतिज स्थानांतरण होता है उसमें और एक आपका लंबवत स्थानांतरण होता है बेसिकली, ठीक है। तो लंबवत स्थानांतरण आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऋणात्मक स्थानांतरण और एक होता है धनात्मक स्थानांतरण और एक होता है शून्य स्थानांतरण। तो शून्य स्थानांतरण वह होता है जब कोई चीज़ सीखी होती है और उस सीखी हुई वस्तु से आगे हम कोई अगर कार्य करते हैं तो उसमें ना तो बाधा उत्पन्न होती है और ना ही कुछ सीख पाते हैं, तो वो शून्य स्थानांतरण होता है। ऋणात्मक स्थानांतरण में ये होता है कि जैसे हमने कोई चीज़ सीखी है और उसके आधार पर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो हमें बाधा उत्पन्न होती है। जैसे हमने हिंदी का 1-2 सीखा रहता है दोस्तों, गिनती सीखी रहती है। अब इसी के आधार पर जब हम इंग्लिश की 1-2 सीखते हैं तो वहाँ पर अंक चेंज हो जाते हैं, 1, 2, 3 यहाँ हिंदी में ऐसा होता है, यहाँ ऐसा होता है, 4 हिंदी में ऐसा होता है, जबकि यहाँ इंग्लिश में ऐसा होता है। तो पूर्व में सीखी गई चीज़ों से आगे सीखने में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जबकि धनात्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं? पूर्व में सीखी हुई चीज़ से हमें आगे सीखने में सुविधा मिलती है। जैसे साइकिल चलाना हम सीख जाते हैं तो हम अपना बैलेंसिंग करना सीख जाते हैं और उसके बाद स्कूटर चलाना भी सीख लेते हैं, तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है दोस्तों। तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह धनात्मक स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने सिर्फ 15 क्वेश्चन लेके आया था दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने बाल मनोविज्ञान के भी इसी तरह से वीडियो आगे लेकर आता रहूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सर इसी तरह की से आप क्लास चलाइएगा। वरना सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शास्त्र पे तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू वीडियोस दे ही रहा हूं दोस्तों। तो आने वाले टाइम से मैं इसमें 15 की जगह 30-30 क्वेश्चन पर वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी सितंबर जब पेपर होने वाला होगा आप लोगों का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, आपका एक पढ़ने का नज़रिया ज़रूर बदलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।